नंबर वन नेता कौन? महाराष्ट्र के बीजेपी का नंबर वन नेता कौन? मैं महाराष्ट्र में हुई नहीं, ये पूरी तरह से गलत बात है। देवेंद्र को राजनीति में मैंने लाया है और उनके पिताजी ने जब उनका निधन हुआ उसके जगह पर मैं चुनाव लड़ा हूँ। वो स्टेट में काम करता है, न मैं स्टेट में आना चाहता हूँ, न मेरा आने का सवाल उठता है। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, हमारे बीच में कोई टकरार नहीं है और दोनों के फील्ड भी अलग अलग है। और दूसरी बात, ये जो जानबूझकर कुछ लोग इस प्रकार की बातें करती है वो बेबुनियाद है। आप कह रहे हैं एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज टू नागपुर दैट देवेंद्र इन ए स्टेट एज ए चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और मैं एज ए मिनिस्टर इन दिल्ली, वी आर बोथ वर्किंग फॉर नागपुर, विदर्भ एंड महाराष्ट्र, एंड दैट इज द रीजन that bullet train speed is record break and we are making a bad record for that. I saw that in your speech also. You are saying again and again, बार बार आप कह रहे हैं कि नागपुर को डेवलप करने के लिए दोनों की जरूरत है, फडणवीस को यहाँ और गडकरी दिल्ली में. So is that the plan? इस चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में क्या ये फर्क है? लोकसभा में in Vidarbha area you only won 3 seats out of 11. Congress did very well this time. आप नागपुर में भी आपकी मार्जिन कम हुई. Your margin came down in नागपुर. तो लोकसभा और विधानसभा में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है, दीक्षा ली यहाँ से। बिल्कुल। दूसरी बात, नागपुर ये दलित मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुत बड़ा सेंटर है। कांग्रेस और जो हमारे विपक्ष वाले थे उन्होंने अपप्रचार किया, एक मुसलमानों के मन में डर पैदा किया कि देखो ये बड़े खतरनाक है, जो पॉइजन फैला सकते फैलाए। दूसरी बात, दलित समाज में ये किया कि हम बाबा साहब का संविधान बदलने वाले हैं और ये नागपुर, ये नाग भूमि, इसका पुराना संबंध जो है वो गोंड राजा से था। तो यहाँ की हिस्टोरिकल स्थिति में बड़े प्रमाण पर यहाँ दलित समाज भी है, आदिवासी समाज भी है। तो इसका एक गलत प्रचार किया, उसका थोड़ा परिणाम हुआ। दूसरा, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट. क्या ये सही है? मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। तो ये जो 3.5 लाख वोटर है वो फिर से अंदर आए। एक दूसरी बात, जो गलत प्रचार हुआ था उसके बाद अब लोगों को पता चला है ना संविधान बदलने वाले हैं, ना संविधान बदलने के बारे में हमारी कोई पॉलिसी है। ये पूरी तरह झूठा प्रचार था। तो दलित वोटर आपको लगता है एक बार फिर भाजपा के पास आएगा? क्योंकि ये कहा जाता है विदर्भा में ADMK है, आदिवासी दलित मुस्लिम कुणबी। कांग्रेस ने एक नया अलायंस यहाँ तैयार किया, ये भाजपा को चुनौती देता है। देखिए, मैं यहाँ मेरा जन्म से इस शहर का और हमारी जात का कोई बहुमत नहीं है। इस विदर्भ की, महाराष्ट्र की जनता ने, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे ऊपर प्रेम व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया और जिस ताकत से लोग आते हैं, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं उनमें से एक नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ कि जो अपने जीवन में मैं जातीयवाद के बारे में बिल्कुल कभी बात नहीं करता और मैं कभी करूंगा, चाहे चुनाव के नतीजे कुछ भी। नहीं, आप नहीं करते, लेकिन आपने ही माना कि दलित समाज भाजपा से दूर हो गया था संविधान के विषय पर, और ये जो मैंने कहा नया समीकरण, आदिवासी दलित मुस्लिम कुणबी, ये जो बात बार हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा अपना एक OBC समीकरण करने की कोशिश कर रहा है, वहीं मराठा राजनीति हो रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जातिवाद है नहीं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, ये जो समीकरण पॉलिटिकल उपयोग के लिए किया जा रहा है, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां और तत्व कर रहे हैं। उसमें भाजपा भी शामिल है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम जो संघ में और भाजपा में सीखे हैं वो जात विरहित समाज व्यवस्था को निर्माण करना, ये हमारा उद्देश्य है। एक बात जरूर है कि ये सच होने के बाद भी जात ये रियलिटी है और इसका कांग्रेस पार्टी के चुनावी इसमें यही उनकी स्ट्रेंथ है कि एक प्रकार का पॉइजन डालकर जातीयवाद का उपयोग करके लोगों को आपस में भिड़ाना। तो मुझे लगता है कि जो विकास को मत देंगे या जातीयवाद को देंगे। अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आई है, जो शिक्षित है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, अब झोपड़पट्टी में रहने वाले लड़के लड़कियां IT में जॉब करने लगी है। परिस्थिति बदली है, समाज बदल रहा है और इसलिए आने वाले समय में अपना भविष्य कौन बदल सकता है,
अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अपने जीवन को कौन बदल सकता है, इसका निर्णय करने में वो निश्चित रूप से वो पात्रता। तो आप नहीं मानते कि मराठा बनाम ओबीसी की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है? सब नेताओं के मन में है। पर आप नेता है ना, आप कह रहे हैं ये बाकी नेताओं के मन में है। बाकी नेताओं के आप कह रहे हैं आपके मन में नहीं, आपके पार्टी तो आपके सामने पब्लिकली कहा ना कि आपको जाति आप जाकर एक काम करो, नागपुर पे फुटपाथ पर किसी भी व्यक्ति को पूछो, रिक्शे वाले को पूछो कि गडकरी कोई जातिवादी कहता है, लोग को जवाब देगा। आपके समर्थक मुस्लिम भी हैं, क्योंकि यहाँ आप जब आप काम करते हैं, विकास करते हैं, आप ये नहीं देखते कि मुस्लिम है या हिंदू नहीं। देखो आपको मुझे आपके मुस्लिम दोस्त भी हैं, सब है। आज मैं हवाई जहाज पे आया वापस, एक पार्टी के लोग अपने नेता के स्वागत के लिए रुके थे। हाँ। तो मैं 15-20 मिनट पहले आया, दूसरे पार्टी के सब मेरे आए और मेरा स्वागत किया उन्होंने। तो मैं उन नसीबवान लोगों में से हूँ कि मुझे लोगों का प्रेम और विश्वास, आपके दोस्त हर पार्टी में है, अक्रॉस द पार्टी लाइन मिलता है। और यही हमारा संगम है और सिखाया। और मोदी जी भी यही कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आप संघ की बात बार बार कर रहे हैं, संघ का मुख्यालय भी यही है नागपुर में। ये कहा जा रहा है इस बार संघ पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने में लगा है, जो लोकसभा में नहीं था। ये एक बड़ा फर्क है क्या? ये संघ पूरी तरह से बीजेपी को जितवाने में, संघ इज ट्राइंग ऑल टू एंश्योर बीजेपी इज विक्ट्री इन महाराष्ट्र। ये उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। संघ एज ए ऑर्गेनाइजेशन न राजनीति में है, न कोई समर्थन देते हैं, न कोई विरोध करते। सर, ये कैसे कह सकते हैं? संघ के लोग तो है राजनीति में, आप भी संघ से जुड़े हुए हैं। पूरी बात मेरी सुन लो जी। संघ के स्वयंसेवक, इनको अपने राजनीतिक कर्तव्य और अधिकार जो है उनके पास है, और देश हित में क्या करना वो उनको समझता है। तो स्वयंसेवक जो होते हैं उनको संघ में कोई बंधन नहीं क्या करना चाहिए। एक आधा स्वयंसेवक बीजेपी को छोड़कर दूसरे पार्टी में भी काम करता है तो संघ को उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेती। इसलिए विचारधारा के आधार पर संघ के अनेक स्वयंसेवकों को भारतीय जनता पार्टी अपने नजदीक ऐसा लगता है और चुनाव में मदद करते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगा कि संघ को इस बात से इतराज था कि जिस तरह से अजीत पवार के साथ आप लोगों ने साठगांठ की, वही अजीत पवार जिसको आपने भ्रष्ट कहा था, तो संघ में गुस्सा था। एक विवेक जो संघ का एक मैगजीन है उसमें भी लिखा गया था। अब लगता है कि संघ ने तय किया इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनाना है, बहुत हो गया ये कॉम्प्रोमाइज की राजनीति। क्या ये सही है कि इस बार अगर आपकी महायुति जीतती है तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और देवेंद्र फडणवीस बनने की कोशिश में संघ लगा हुआ है? देखो, संघ का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ और संघ ने मुझे ऑफिशियल उनकी भूमिका बताने का कोई अधिकार नहीं दिया है। आपका प्रश्न सही है, तो आप संघ के जो अधिकारी हैं, सरकार्यवाह हैं, उनको पूछिए, वो बताएंगे। नहीं, देवेंद्र फडणवीस आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बने या नहीं? हम आज चुनाव लड़ रहे हैं। पहला हमारी प्रायोरिटी है कि हमारी यूटी की सरकार की मेजोरिटी आए, और मेजोरिटी में जो चुनकर आए हुए एमएलएज हैं वो पार्टी में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेतागढ़ है दिल्ली में, सब मिलकर जो निर्णय करेंगे वो होगा। मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा हूँ, आप महाराष्ट्र की राजनीति में कई साल से, लेकिन हमने देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, और बार बार ये इल्जाम अब रखता है कि बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है उससे नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है शरद पवार ने जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी को एक तरह से दूर कर दिया। ये सब महाराष्ट्र की राजनीति, कई लोग कहते हैं बड़ी निचले स्तर की राजनीति बन गई है, लेन देन की राजनीति बन गई है। डज दैट ट्रबल यू? आप इतने साल से रहे हैं एमएलए, या एक दिन यहाँ जाते हैं आया राम गया राम छोड़िए, अब आया पाटिल गया पाटिल हो गया है। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। कंपल्शन, लिमिटेशन, कॉन्ट्रडिक्शन। अब क्या है कि हमने अपने सिद्धांतों के ऊपर अटल रहकर अपने कार्य को, कर्तव्य को पालन करना चाहिए। अब शरद पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मैक्सिमम पार्टियां तोड़ी है, तो आप वही कर रहे हैं। हाउ आर यू अ पार्टी विद द डिफरेंस देन? बीजेपी जब हमेशा कहती थी वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, आज आप उन्हीं लोगों के साथ को पहली बार बताया जाते हैं जिनको आपने करप्ट कहा था। कहा जाता है, कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। अब राजनीति है, अब ये
इन सब बातों के बारे में मुझे लगता है कि आप देवेंद्र जी का भी अभी इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नहीं हूँ। यू वांट टू स्टे आउट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स? नहीं, मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में। पर आपको कहीं ना कहीं लगता है ये गलत दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति गई है, ये जो लेन देन की राजनीति, पार्टी को तोड़ना जोड़ना? मैं अपने व्यक्तिगत मत ऐसे कोई व्यक्त भी नहीं करता, और करना पार्टी के लिए उचित भी नहीं होता है। आप बड़े सेफ खेल रहे हैं। हमारा मत व्यक्त करना होगा तो मैं पार्टी में जब मीटिंग होगी उसमें अपनी बात रखूंगा। एक आखिरी दो सवाल। एक तो लाडली बहन, क्या आपको लगता है ये जो स्कीम है, इतने सारे पैसे जा रहे हैं, महिलाओं को जरूर, गरीब महिलाओं को मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो डेट है, आप हमेशा फाइनेंस की तरफ देखते हैं, बहुत बड़ा डेट बढ़ने जा रहा है। इज दिस ओनली कि लोगों को लुभाने के लिए? इट्स लाइक अ ब्राइब, चुनाव के पहले कर दो, पैसे दे दो लोगों को। देखो भाई, सभी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का दिल जीतने के लिए अनेक अनेक योजनाएं लाती है। योजना या रेवड़ी? नहीं, ये योजना होती है, रेवड़ी होती है, जो कहना, कोई इडली देता है, कोई झुनकावा कर देता है, कोई साइकिल देता है, कोई लैपटॉप देता है। देखो, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। अल्टीमेटली जनता के दरबार में ये तय करना है जनता को कि चाहे कुछ भी मिले, हमें क्या करना है। और इसलिए एजुकेशन ऑफ मासेस इज इम्पोर्टेंट। और जब लोग विकास को मत देंगे, जब लोगों का चॉइस और क्वालिटी सुधरेगी, तो राजनीति में बदल होगा। हम इस समय एक ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं विच इज रनिंग ऑन इथेनॉल। दिस इज योर पैशन, आई थिंक, right? It is not passion, it's a mission. It's a mission. We are actually driving in a car on ethanol, which is going to be mass produced soon. ये गाड़ी जो है टोयोटो की इनोवा है। हाँ। और ये 100% किसानों ने तैयार की हुई बायो इथेनॉल पर चल रही है। ये 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की कीमत और एवरेज में तुलना करें तो ये 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, और ये इससे प्रदूषण नहीं के बराबर है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब टोयोटो एक बड़ा प्लांट औरंगाबाद में, संभाजीनगर में डाल रहे हैं, वहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग भी होने वाला है। और आने वाले समय में हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट है, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में आपको पता है प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है। 40% बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये जो है ये फॉसिल फ्यूल के कारण है। और इसको दूर करने के लिए मैं बार बार अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता हूँ। और लोगों को समझाने के लिए जो गाड़ी है, ये यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करती है, और वर्ल्ड की पहले फ्लेक्स इंजन कार है जो इथेनॉल पे चलती है, टोयोटो की। ये पायलट प्रोजेक्ट करके मैं प्रचार के लिए लोगों को बताता हूँ कि बायोफ्यूल यूज करिए, इलेक्ट्रिक यूज करिए, अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करिए। इसके लिए मैं अपना अभियान चलाते रहता हूँ उसके लिए। लेकिन व्हाट इज योर पैशन और मिशन? Is it as surface transport minister in Delhi looking at these issues like encouraging people to have environment friendly cars, और क्या या आपका पैशन या मिशन कहिए नागपुर शहर जो है उसको सुधारना है? मैं देखता हूँ जब आप नागपुर आते हैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यू आर लाइक द होम ग्रोन बॉय इन नागपुर। आपका दिल नागपुर में है या दिल्ली में ये सब करना? मेरा दिल तो नागपुर में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं कार्यकर्ता बना, जिस शहर ने मुझे बड़ा किया, उस जनता को मैं अपना परिवार मानता हूँ जो मुझे चुन कर देती है। तो नागपुर के प्रति स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेम है। और दिल्ली भी देश का कैपिटल है। अब मैं राष्ट्रीय राजनीति में हूँ तो दिल्ली में भी काम करता हूँ। रही बात जो आप बताते कि मैं एक बात अक्सर मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और देश के लिए, समाज के लिए, जैसे इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें पॉलिटिकली काम तो करता हूँ, सेवा का काम करता हूँ, शिक्षा में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा काम करता हूँ। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट मिली है, 5 तो एग्रीकल्चर साइंस पे मिली है। तो समाज के और देश के हित में जो कुछ है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोक हितम मम करणीयम, ये समझ के मैं काम करते रहता हूं।